हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लास्ट शॉट ऑफ रिफ्रैक्शन। लास्ट शॉट मतलब क्या होता है? लास्ट शॉट मतलब आज हम खुद से प्रॉमिस कर रहे हैं कि आज इस वीडियो में हम रिफ्रैक्शन को पूरा पढ़ेंगे। जो कॉन्सेप्ट हमें नहीं आते या जो क्वेश्चंस हमें नहीं आते वो हम आज इस वीडियो में ही सीख के जाएंगे। आज के बाद रिफ्रैक्शन का हम सिर्फ रिवीजन करेंगे। अब हम पे इतना टाइम नहीं है कि हम एक चैप्टर को 10 बार पढ़ते हैं, ठीक है? तो चलो कॉपी पेन निकालो, स्टार्ट करते हैं पढ़ना। रिफ्रैक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन होता क्या है बेसिकली? देखो, हमने ये चीज ऑब्जर्व करी कि जब लाइट किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो वो बेंड कर देती है अपने पाथ को। देखो, लाइट की नेचर क्या है कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करे, बट जब वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है। आओ इधर देखते हैं। देखो, लाइट को ऐसे जा रही थी, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रही थी। लाइट को ऐसे सीधा जाना चाहिए था स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, बट यहाँ क्या हुआ, जैसे ही मीडियम चेंज हुआ, ये रेयर से डेंसर मीडियम में आई, ये ऐसे कुछ बेंड हो गई, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ भी सेम सीन है। लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, बट क्या हुआ, लाइट ऐसे बेंड हो गई। अब देखो, दोनों केसेस में बेंडिंग अलग है। इस केस में क्या हो रहा है, लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। नॉर्मल क्या होता है, ये सरफेस है हमारा, सरफेस के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो 90 डिग्री पे, उसे हम क्या बोलते हैं, अपना नॉर्मल। तो देखो, जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रही है तब लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। देखो, ऐसे लाइट को जाना था, ऐसे बेंड हो गई, किधर, नॉर्मल की तरफ। अब ये रेयरर डेंसर मीडियम क्या होता है? देखो, रेयर मीडियम मतलब जिसके पार्टिकल्स दूर दूर है ना। रेयर मतलब पार्टिकल दूर दूर होता है, ठीक है। डेंसर मतलब डेंस है बहुत, जैसे बोलते हैं ना डेंस फॉरेस्ट, घने घना, है ना। तो जिस भी मीडियम के पार्टिकल्स पास पास होते हैं उसे हम बोलते हैं डेंसर मीडियम बेसिकली, ठीक है। तो चलो, जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाएगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। यहाँ लिखा है रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल, और डेंसर टू रेयर, डेंसर से जब रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो, लाइट ऐसे जा रही थी, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर चले गई, नॉर्मल से दूर शिफ्ट हो गई। तो हमें अब क्या पता चल गया कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। रेयर से डेंसर जाने में रिफ्रैक्शन कैसे होगा, डेंसर से रेयर जाने में रिफ्रैक्शन कैसे होगा। बट रिफ्रैक्शन होता क्यों है ना? ऐसा क्या मजबूरी आ गई लाइट के पास कि उसे अपना रास्ता ही बदलना पड़ जा रहा है? उसकी तो नेचर था ना कि हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, बट क्यों वो अपना पाथ चेंज कर रही है? दैट इज बिकॉज लाइट हैज डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मीडियम में लाइट की अलग अलग स्पीड है। जैसे हमारी अलग अलग स्पीड होती है ना अलग अलग इन्वायरमेंट पे, है ना। जब हम रेस लगाते हैं, हम अगर अपने ओपन ग्राउंड में 100 मीटर की रेस लगा रहे हैं, हम फट से कवर कर लेंगे। बट अगर वही रेस हम पानी में जाके लगाएं तो, मैं भागना है पानी में, घुटनों घुटनों तक पानी है, कमर कमर तक पानी, तुम उतना तेज भाग पाओगे क्या जितना तेज तुम ओपन ग्राउंड में भाग रहे हो? ये चीज तो सबने ऑब्जर्व करी होगी ना कि जब हम पूल में जाते हैं, किसी नदी में जाते हैं, तो हम बहुत धीरे धीरे आगे चल पाते हैं, बट जब हम ओपन एयर में घूम रहे हैं तो हम बहुत तेज घूम रहे हैं। वैसे ही लाइट के साथ भी होता है। लाइट जब हवा में चलती है, एयर में चलती है, वैक्यूम में चलती है, तो वो बहुत तेज चलती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो लाइट की स्पीड है वो हवा की ही है, ठीक है, बहुत तेज चल रही है। बट जैसे ही वो किसी मीडियम में आती है जो डेंसर है हवा से, है ना, बेसिकली सारे मीडियम ही वैक्यूम से ज्यादा डेंसर होते हैं, उसमें क्या होता है कि लाइट की स्पीड कम हो जाती है, जैसे हमारी कम होती है। अब कौन सा मीडियम डेंसर है, कौन सा मीडियम रेयर है, ये कैसे पता चलेगा हमें? ये पता चलता है हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो चलो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इतना तो पता चल गया रिफ्रैक्शन क्या होता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं है, बस रेशियो है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर मीडियम। अब इस रेशियो से हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि आने वाले मीडियम में लाइट कितनी तेज या कितनी धीरे होगी, ठीक है। देखो, यहाँ से म्यू क्या है, c/v, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर मीडियम। यहाँ से हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकाली, ये क्या है, v इन एनी मीडियम, vm ले लो इसे। तो Vm क्या है हमारा, c/μ। अब देखो, जैसे जैसे म्यू बढ़ता रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिफाइन करते हैं, जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता रहेगा हमारी स्पीड कम होती रहेगी। चलो मैं तुम्हें न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर दिखाता हूँ। अगर मेरे म्यू की वैल्यू 1 है तो Vm कितना है, Vm कितना है, Vm आ गया c/1, कितना है, c ही है, ठीक है। और अगर मेरा म्यू 2 है तो V की वैल्यू क्या होगी, c/μ। ये कितना आ गया, c/μ की वैल्यू क्या है, 2, तो Vm क्या हो गया, c/2। तो देखो, जैसे मेरा म्यू 1 से 2 गया, मेरी स्पीड सीधे क्या हो गई, आधी। पहले मेरी c थी, फिर मेरी हो गई c/2। तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ये पता चल जाता है कि आने वाले मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, या ये पता चल जाता है आने वाले मीडियम डेंसर है या रेयर है। क्योंकि अगर लाइट की स्पीड कम हो रही है तो मीडियम ऑब्वियसली डेंसर ही होगा, और लाइट की स्पीड बढ़ रही है तो मीडियम ऑब्वियसली रेयर ही होगा। और उससे हमें ये पता चल जाता है कि लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी या नॉर्मल से दूर बेंड करेगी।
बट देखो हमेशा हर केस में हमारी लाइट एयर से ट्रैवल नहीं कर रही होगी किसी मीडियम में, कभी वो पानी से ग्लास में जा रही होगी, पानी से ऑयल में जा रही होगी, कहीं भी जा सकती है। उस केस में हम क्या यूज करेंगे, उस केस में हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करते हैं। इसमें एयर वेयर का कोई चक्कर नहीं है, सिंपल हम मीडियम 1 और मीडियम 2 की वेलोसिटीज का रेशियो ले लेते हैं, दोनों की जो दो मीडियम है उनकी स्पीड का रेशियो क्या है, ठीक है, वो हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। चलो देखो क्या है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। इसको हम डिफाइन करते हैं μ21 से। μ21, 2 आगे 1 पीछे। μ21 का मतलब क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो यहाँ पे लिखा होता है ना, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, v1 बाय v2। और अगर इसी केस में v1 यानी मीडियम 1 जिससे लाइट आ रही है वो अगर c हो गया तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, म्यू के बराबर। म्यू क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कुछ नहीं है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मीडियम 1 को हम क्या ले लें, वैक्यूम। चलो आई होप तुम्हें इतना समझ आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। और अगर थक गए हो पढ़ पढ़ के तो थोड़ा जल ले लो, हाँ थोड़ा पानी पी लो, है ना। अब हम क्या करते हैं, आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में और पढ़ते हैं। तो चलो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है रिफ्रैक्शन के जो हमें पता होना चाहिए, इनसे क्वेश्चंस आता है। पहला फॉर्मूला क्या है, ये तो हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही फॉर्मूला है, μm इक्वल टू c बाई वी। दूसरा फॉर्मूला μ21, ये हमारा क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ21 क्या होता है, v1 बाई v2। ये थर्ड फॉर्मूला कुछ नया लग रहा होगा तुम्हें, देखो ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही फॉर्मूला है बट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम। अगर तुम्हें दो मीडियम की एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी है तो उनकी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूला लगाओ, आसानी से तुम ये निकाल पाओगे। और इसकी जरूरत कहाँ पे पड़ेगी वो तुम्हें नेक्स्ट स्लाइड में पता चल जाएगा, ठीक है। चलो और ये फॉर्मूला है एक और, फोर्थ फॉर्मूला, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इससे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं डायरेक्ट सीधे फॉर्मूला से, 1-2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है, μ21 इंटू μ12 इक्वल टू 1। μ21 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और μ12 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। इसमें क्या हो रहा है, मीडियम्स इंटरचेंज हो रहे हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है पर क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है। जैसे देखो पहले में क्या है, वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, दूसरे में क्या है, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ऐसे क्वेश्चन आ गए तो तुम क्या कैसे करोगे, कैसे करोगे, मतलब सॉल्व करके बताओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास हमें दे रखा है, कितना है, 2/3। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, बताओ ये कैसे निकालोगे। कुछ लोग बोलेंगे हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज कर लो तुम, क्या आंसर आ जाएगा तुम्हारा, नहीं आ पाएगा। क्यों क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए दोनों मीडियम की, क्या चाहिए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमें यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये वाला फॉर्मूला क्या बोलता है, μ21 इंटू μ12 बराबर 1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यहाँ पे ले लो, वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इंटू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर बराबर 1। तो हमें क्या निकालना है, μg की जगह यही छोड़ दो, यहाँ पे क्या कर देंगे हम, यहाँ पे हम 2/3 कर देंगे। ये 3 इधर गया, 3 इधर गया ऊपर, यहाँ इधर 3 आ गया, 2 भी इधर आया यहाँ डिवाइड में, तो यहाँ क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर 3/2। अब कुछ लोग इस फॉर्मूले से भी निकाल लेंगे ये आंसर, है ना, बट वो गलत होगा। वो गलत क्यों होगा, वो गलत इसलिए होगा क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता कि ये 2 और 3 उनकी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या नहीं है ना। ये थोड़ा ना पता है तुम्हें कि ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उनकी, कॉन्सेप्ट तो गलत है। इसमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू रखनी है पर यहाँ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में तो ही नहीं रखी। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा डिपेंड किन किन चीजों पे करता है। पहला तो यार नेचर ऑफ मीडियम, उस पर तो करेगा ही करेगा, क्योंकि मीडियम का नेचर कैसा है, वो लाइट को कितना तेज या कितने धीरे अपने अंदर से ट्रैवल होने दे रहा है, उस पर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्वियसली क्या है, रेशियो है स्पीड का, ठीक है। तो जिस मीडियम में तेज या धीरे जैसे भी होगा उस हिसाब से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम या ज्यादा हो सकता है। दूसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगी, फिजिकल कंडीशन। अब देखो किसी भी मीडियम की फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड करती है उस पर लाइट कितनी तेज या कितनी धीरे जाएगी, इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा फिजिकल कंडीशंस पे भी डिपेंड होता है। थर्ड फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है और आएगा, इस साल भी आएगा, है ना। ये तो तुम्हें बिल्कुल पता ही होना चाहिए, दैट इज वेवलेंथ। अब तुम बोलोगे लाइट में वेवलेंथ कहाँ से आ गई,
मेरे भाई लाइट क्या है? लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये सब चीजें होती है ना, वेव की तरह लाइट ट्रेवल करती है। अब अगर तुम्हें लाइट की स्पीड निकालनी है वेव थ्योरी के हिसाब से, तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर तुम्हें स्पीड निकालनी है तो तुम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें स्पीड मिल जाएगी। अब यहाँ देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड पे डिपेंड करता है, स्पीड हमारा वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। तो भाई रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी तो वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा ना, करेगा। चलो अब देखते हैं कैसे डिपेंड करता है। देखो म्यू होता है हमारा c बाय वी, ठीक है। अब हम v की जगह एफ लैम्डा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे c बाय एफ लैम्डा लिख दिया। इसीलिए जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, सॉरी जैसे जैसे हमारा वेवलेंथ बढ़ेगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता रहेगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि यार फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी भी तो कम ज्यादा होगी। नहीं, फ्रीक्वेंसी किसी वेव की कम या ज्यादा नहीं कर सकते तुम, वो सोर्स डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है। मतलब जब सूरज से लाइट निकल गई उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गई कि ये तेरी फ्रीक्वेंसी है, ये तू चेंज नहीं करेगा। वेवलेंथ चेंज कर सकता है बट फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी, इसीलिए फ्रीक्वेंसी इज अ कांस्टेंट। वो तो तुम छोड़ दो इसमें, ठीक है। लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, सन से जो आ रही है वो फिक्स्ड है ना। तो यहाँ देखो, अब हमारा विबग्योर स्पेक्ट्रम होता है ना। इसमें मुझे बताओ सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा और किसका सबसे कम होगा। देखो, तो जब हम वायलेट से रेड की तरफ जा रहे हैं हमारा वेवलेंथ बढ़ रहा है, और जैसे ही वेवलेंथ बढ़ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है? कम। सो वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? हाईएस्ट। और रेड का क्या होगा? लोवेस्ट। अब मुझे ये बताओ स्कैटरिंग किसकी ज्यादा होगी? स्कैटरिंग कौन ज्यादा करेगा? कौन ज्यादा स्कैटर होगा एनवायरनमेंट में हमारे? वही जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। स्कैटर में क्या होता है? लाइट रिफ्रैक्ट ही तो कर रही है, जो ज्यादा रिफ्रैक्ट करेगी वो ज्यादा स्कैटर होगी यार, ऑब्वियसली बात है ना। तो रेड सबसे कम रिफ्रैक्ट होती है, इसीलिए हमारी जो रेड लाइट होती है वो लीस्ट स्कैटरिंग लाइट होती है ना। स्कैटरिंग भी क्या बोलते हैं, उस पर डिपेंड करती है, वेवलेंथ पे। तो जो हमारी स्कैटरिंग है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो जैसे जैसे हमारी वेवलेंथ बढ़ती रहेगी हमारी स्कैटरिंग कम होती रहेगी। इसीलिए तुमने देखा होगा कि जो हमारे इंपॉर्टेंट साइंस होते हैं, जो डेंजर साइन होते हैं, वो सारे रेड में होते हैं। क्यों? ताकि वो लाइट हमें दूर से भी दिख जाए, है ना। तो चलो इतना बहुत है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, इससे ज्यादा इसको भाव नहीं देना, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कि रिफ्रैक्शन क्या नियम फॉलो करता है जब वो प्रोसेस होती है। रिफ्रैक्शन के सिर्फ दो ही लॉज है यार, ज्यादा ये चीजें फॉलो नहीं करता, दो नियम है, इन्हीं पे चलता है। पहला लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल लाई इन सेम प्लेन। रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होंगी जब रिफ्रैक्शन हो रहा होगा। अब प्लेन क्या होता है? प्लेन तो एक 3D स्पेस होता है, जैसे ये बोर्ड मान लो ये प्लेन है, ठीक है। अगर हमारी इंसिडेंट रे इधर से आ रही है, ठीक है, नॉर्मल ये रहा, सरफेस ऐसा है, ठीक है, इंसिडेंट रे आ रही है, नॉर्मल ये रहा, ठीक है, इंसिडेंट रे आई, ये नॉर्मल, तो जो लाइट रिफ्रैक्ट होके जाएगी वो भी इसी प्लेन में, इसी बोर्ड से होती हुई जाएगी। ऐसा नहीं हो बोर्ड से बाहर आ जाए, जैसे इस केस में हो रहा है। लाइट आ रही है, ऐसे जाना चाहिए था, नॉर्मल यहाँ है, सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम ये है, क्या कर गई? नीचे की तरफ घुस गई, है ना। ऐसा नहीं हुआ कि ये बोर्ड से बाहर आ जाए, बोर्ड में ही रहेगी, ठीक है। इस लॉ को तुम्हें सिर्फ रटना है, इससे कुछ ज्यादा पूछा नहीं जाएगा फिलहाल, है ना। स्नेल्स लॉ, ये जो सेकंड लॉ है, इससे क्वेश्चन आएंगे। ये क्या बोलता है, आ जाओ देखते हैं। Snell's law states that ratio of sine of angle to sine of refraction is constant for a given pair of medium. कर ली बकवास, बस सुन लो मेरी बात। क्या स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि साइन आई बाय साइन आर, साइन आई क्या है? रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब क्या? जो साइन थीटा तुम पढ़ रहे थे उसमें ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंस डालो, नीचे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डालो, बस। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा किसी दो मीडियम्स के लिए, ठीक है। अब उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम। इसलिए मैंने तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में सब कुछ पहले बता दिया, ठीक है। तो साइन आई बाय साइन आर क्या है? म्यू आर आई। म्यू आर आई क्यों लिखा है यहाँ पे? म्यू टू वन क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए इजी बना दिया, याद करना ट्रिक है तुम्हारे लिए ये। म्यू आर आई क्या मतलब? इसका मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव मीडियम विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट मीडियम। अब देखो बुक्स में 1-2 लिखा हुआ, 1-2 से क्या ही पता चल रहा है? इससे साफ पता चल रहा है कि जो सेकंड मीडियम है वो रिफ्रैक्टिव मीडियम है और फर्स्ट मीडियम है जो वो इंसिडेंट मीडियम है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमें बहुत काम आएगा, आगे देखेंगे हम, ठीक है। अभी पहले अभी ये देख लो कि साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू आर आई होता है। अब इससे हम एक और चीज देख सकते हैं
क्या? इससे हम ये देख सकते हैं कि जो म्यू आर है, म्यू आर आई है, वो जब बढ़ेगा यानी कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडियम का अगर बढ़ेगा तो हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो कम होगा। क्यों? ये बढ़ रहा है, साइन आई कांस्टेंट है, हम एक ही एंगल पे लाइट मार रहे हैं, ठीक है, सपोज 60 डिग्री पे ही मार रहे हैं, ठीक है, साइन आई हमारा कांस्टेंट है, ये वैल्यू हमारी बढ़ गई। अब हम दोनों को इक्वेट करने के लिए डिनोमिनेटर को तो छोटा होना पड़ेगा ना, डिनोमिनेटर को ही झुकना पड़ेगा, यही कम होना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा, लाइट और बेंड करेगी नॉर्मल की तरफ। पता है तुम्हें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल है जो इंसिडेंट रे, ये रे पड़ रही है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है, दैट इज आई। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है, रे रिफ्रैक्ट होकर ऐसे जा रही है, ये हमारा नॉर्मल। तो दिस इज अवर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो यहां से मेरे लिए तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है कि जो हमारा रिफ्रैक्शन है वो हमारा सरफेस फिनोमिना है या मीडियम का फिनोमिना है? मतलब मीडियम के अंदर जाके रिफ्रैक्शन हो रहा है, सरफेस पे हो जा रहा है? देख के बताओ। लाइट आई, सरफेस ये रहा, मुड़ गई, क्या हो रहा है? लाइट सरफेस से टकराते ही बेंड हो जा रही है, इसीलिए हमारा रिफ्रैक्शन क्या है? सरफेस फिनोमिना, सरफेस फिनोमिना होता है हमारा रिफ्रैक्शन। अब देखो मैंने तुम्हें बताया जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी तो वो बेंडिंग शो करेगी, बट क्या हमेशा बेंड होगी? नो 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 नो, हमेशा बेंड नहीं होगी। चलो अब देख लेते हैं किन किन केसेस में हमारी जो लाइट है वो बेंड नहीं होती है। अब देखो ये तो कंडीशन है जिन कंडीशन में हमारी लाइट बेंड नहीं करती। पहली कंडीशन क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, मतलब जो हमारी इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के पैरेलल ही आ रही है। किसके पैरेलल आ रही है? नॉर्मल के पैरेलल। तो लाइट क्या करेगी? आएगी, सीधे निकल जाएगी, कोई रोकेगा ही नहीं उसे। जाओ भाई जाओ, अब जाओ भागते हुए, है ना। अब दूसरे केस देखो, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है? म्यू आर आई बराबर 1, यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम इज 1। इसका दूसरा अर्थ हम ये भी बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम इज सेम। ये कैसे बोलेंगे हम? आ जाओ देखते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है? म्यू आर आई बराबर 1 है। म्यू आर आई को हम म्यू आर बाय म्यू आई लिख सकते हैं बराबर 1। इसको इधर ले जाओ, यहां से क्या आ गया? म्यू आर बराबर म्यू आई। तो जब दोनों हमारे मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा तो हमारी लाइट अनडेविएटेड निकल जाएगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है? रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा था? क्योंकि लाइट की स्पीड कम या ज्यादा हो रही थी। अब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, लाइट सेम स्पीड से निकल रही है, तो रिफ्रैक्शन का क्या मतलब भाई? बेंडिंग का क्या मतलब? इस केस में भले ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी हो दोनों का, लाइट अनडिविएटेड ही निकल जाएगी। अब इसका रीजन समझने के लिए तुम्हें वेव थ्योरी थोड़ा दिमाग में ज्यादा स्ट्रेस डालना पड़ेगा, डालो मत। देख लो कि नॉर्मल की जब पैरेलल निकलेगी देन इट जस्ट ट्रेवल्स विदाउट एनी डेविएशन। चलो तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इतना ही था। अब सीधे हम अपने अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं, दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। फिर हम 2025 का एक क्वेश्चन करेंगे बढ़िया सा। अब हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि डायरेक्ट बोर्ड से इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं, तो चाहे 2 मिनट रेस्ट लेके पढ़ लो, लेकिन इसे बिल्कुल डिटेल में पढ़ना। इसमें हमें करना क्या है? बस एक लाइट इंसिडेंट करानी है और उसका रास्ता ट्रैक करना है। चलो करते हैं, है ना। लाइट आई यहाँ से, डिंग डिंग डिंग, यहाँ आई, उसने देखा कि यार ग्लास आ गया, टेंसर मीडियम आ गया, अच्छा खासा मैं सीधे चल रही थी, मुझे रास्ता बेंड करना पड़ेगा अपना। किधर की तरफ बेंड होगी लाइट? बताओ। लाइट कहाँ से आ रही है? हवा से। हवा क्या है? रेयर मीडियम। कहाँ जा रही है? ग्लास में। ग्लास क्या है? डेंसर मीडियम। जब रेयर से डेंसर में आती है तो कहाँ जाती है? बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट बेचारी नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। अरे मैं झुक गई। अब लाइट सीधी वापस आ गई यहाँ पे। चलो अब उसने देखा यार दोबारा अब मुझे ग्लास से बाहर निकाल रहा हूँ, मैं ग्लास में कंफर्टेबल हो गई थी, बढ़िया मजा आ रहा था मुझे। अब मैं फिर हवा में जा रही हूँ। ग्लास क्या है? डेंसर मीडियम। कहाँ जा रही है लाइट? हवा में। हवा क्या है? रेयर मीडियम। डेंसर टू रेयर जब लाइट जाती है तो क्या करती है बेटा? लाइट बेंड करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो लाइट ऐसे जा रही थी, इधर बेंड हो गई। कैसे जा रही थी? ऐसे जा रही थी, इधर बेंड हो गई। तो दिस इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। और जितनी ये लाइट शिफ्ट हुई स्टार्टिंग पोजीशन से ऐसे जो जा रही थी और जो अब हमारी इमर्जेंट रे निकली, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज अवर लेटरल डिस्प्लेसमेंट, है ना। चलो अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? देखो अगर इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे जो है वो हमारी पैरेलल रहती है हमेशा, है ना।
जो हमारी इंसिडेंट रे होगी, जो हमारी ये पड़ रही है, और जो हमारी इमरजेंट रे वो जो निकल रही है वो हमेशा पैरेलल होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, जब लाइट एयर से वाटर में या एयर से ग्लास में आ रही है तो लाइट कुछ एंगल बेंड हो रही है, ठीक है, कुछ ऐसे से ऐसे मुड़ गई। अब जब ग्लास से एयर में जा रही है तो वो उतना ही वापस मुड़ जाती है ना, जितना ये ऐसे मुड़ी उतना ये भी ऐसे मुड़ गई। तो क्या है, ये दोनों रेस पैरेलल हो गई। अब यहाँ पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट में क्वेश्चन आता है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस किस चीजों पे डिपेंड करता है। दो रे दे देंगे, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या उनका वेवलेंथ या उनका कुछ भी अलग अलग दे देंगे, पूछेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस पे ज्यादा होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अभी करेंगे सॉल्व, ठीक है। पहले देख लेते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड किस किस चीज पे करता है। पहला तो थिकनेस ऑफ ग्लास पे, है ना, जितना मोटा ग्लास उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ ग्लास। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तीसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, है ना। सो सॉरी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो यहाँ पे वेवलेंथ का सवाल आ गया अगर तो तब कैसे करोगे? देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वेवलेंथ की टर्म में लिखो, क्या होता है मोटा मोटा वेवलेंथ की टर्म्स में क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? म्यू इक्वल्स टू, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन व्हाट? 1 अपॉन वेवलेंथ। तो यहां करो इसे, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे हम एक और चीज ऐड कर रहे हैं, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, और ये जो टोटल म्यू है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। तो मुझे बताओ, वॉयलेट से हम जब रेड में जाएंगे तो हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसका ज्यादा होगा? वॉयलेट का ज्यादा होगा या रेड का ज्यादा होगा? वॉयलेट का ज्यादा होगा या रेड का ज्यादा होगा? बताओ। हम वॉयलेट से रेड में जाते हैं, जो हमारा वेवलेंथ है वो बढ़ता है और जो हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होती है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होती है, रेड कम रिफ्रैक्ट करती है। तो अगर हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुई रेड में तो हमारा रेड का जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो कम होगा और वॉयलेट का लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, क्योंकि लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रेड का सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो रेड का लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी सबसे कम होगा, और वॉयलेट का सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो वॉयलेट का लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी सबसे ज्यादा होगा। इसी में एक सवाल आ रखा है, चलो उसे सॉल्व करते हैं। चलो, ये क्वेश्चन है 2025 का, ताजा ताजा गरम गरम नया नया सवाल है ना। इसमें क्या है, हमें एक ग्लास स्लैब दे रखा है, 2 रेज दे रखी है और ये 3 क्वेश्चन हमें पूछ रखे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विच विल हैव लेटरल डिस्प्लेसमेंट मोर या मोर लेटरल डिस्प्लेसमेंट? लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा किसका होगा? देखो यहाँ इन 2 रेस को देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों का सेम है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस से हम कुछ निकाल ही नहीं सकते। थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, भाई दोनों सेम ग्लास स्लैब में ट्रैवल कर रहे हैं तो थिकनेस से भी हम नहीं निकाल सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना पड़ेगा दोनों का, है ना। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे देखें, यहाँ ध्यान से देखो, ये रे जो बेंड हो रही है अपने पास से ऐसे थी, हल्की सी इधर हुई, ये रे ज्यादा हो रही है, मतलब जो आर वाली रे है दैट इज बेंडिंग मोर। अब ये ज्यादा बेंड हो रही है, इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है P वाली से। अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका P वाली से ज्यादा है तो बेंडिंग भी ज्यादा होगी ना, क्योंकि जो सॉरी बेंडिंग नहीं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, एंड म्यू ऑफ R इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ P। सो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ R इज मोर, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। दूसरा, ट्रेवल विद ग्रेट स्पीड इन ब्लॉक्स। भाई कितना सिंपल सवाल है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो ज्यादा भागेगी, है ना, जो बेंड कम करेगी वो ज्यादा भागेगी, क्योंकि क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, है ना। म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, तो म्यू ज्यादा मतलब स्पीड कम। म्यू ज्यादा किसका है, म्यू ज्यादा किसका है बताओ? आर का ज्यादा है, इसकी स्पीड कम होगी, वी आर इज लेस देन वी पी, तो स्पीड P की ज्यादा है, V स्पीड किसकी ज्यादा है, P की। तो कौन ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करेगा, P। अब तीसरा है स्कैटर मोर इन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में स्कैटर कौन ज्यादा करेगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज्यादा स्कैटरिंग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स R का ज्यादा है तो R विल स्कैटर मोर, है ना। तो ये था सवाल। अब इसको एक बार खुद दूसरे तरीके से अगर तुम करने के ट्राई करोगे तो करके देखना और मुझे कमेंट में बताना कैसा लगा तुम्हें।
है ना, करके सवाल। चलो अब ये हमारा हो गया पहला पार्ट जो तुम्हारी सेलिना का था वो खत्म। अब हम आगे बढ़ते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म्स के लिए। उससे पहले रेस्ट लेना है, ले लो, कोई बात नहीं, ले लो 5-10 मिनट का ले लो, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो अब देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। अब तुम बोलोगे जैकेट क्यों पहननी यार, ठंड लग रही है बहुत, है ना, तुम्हें भी लग रही होगी, अपने को कवर करके रखो वरना बुखार आ जाएगा तुम्हें। अब देखो प्रिज्म होता क्या है, प्रिज्म एक 5 सरफेस का हमारे पास डिवाइस होता है या ब्लॉक होता है, कुछ भी बोल लो, ग्लास का होता है ना, जिसके 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं। मतलब ये 2 रिफ्रैक्शन का हो रहा है, एक तो यहाँ पे हो रहा है रिफ्रैक्शन, एक यहाँ पे हो रहा है। 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है प्रिज्म में। एक ट्रायंगुलर सा हमारा क्या होता है, ग्लास का एक डिवाइस होता है, उसे हम प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज होती है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, जो हमारे 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है, जैसे ये वाला है और ये वाला है, इन दोनों सरफेस के बीच में जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, जो 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उनके बीच में जो एंगल है वो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। अब प्रिज्म करता है क्या है, हमारी लाइट को बस डिविएट कर देता है। जैसे देखो हमारी लाइट पहले कहाँ जा रही थी, यहाँ जा रही थी, ठीक है। अब हमारी लाइट कहाँ जा रही है, यहाँ, क्या कर रही है, यहाँ जा रही है। तो कितना डिविएट कर दिया उसने, पहले इधर जा रही थी अब इधर जा रही है। दिस इज अवर एंगल ऑफ डिविएशन, जितना हमारी लाइट डिविएट हो गई। अब इस एंगल ऑफ डिविएशन को निकालते कैसे है, उसका ये फॉर्मूला है I1 + I2 - R1 + R2। अब ये I1 R2 R1 R2 है क्या, I1 है एंगल ऑफ इंसिडेंस एट फर्स्ट सरफेस, है ना, ये हमारा पहले सरफेस के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दैट इज अवर I1। अब हमारा I2 क्या है, I2 है हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस, जिससे हमारी लाइट इमर्ज कर रही है, एंगल ऑफ इमर्जेंस, है ना। और R1 क्या है, हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, और R2 क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट सेकंड सरफेस। अब देखो तुम ये सोच रहे होंगे यार यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस को R2 क्यों दे दिया, इसे I2 क्यों दे दिया, ये क्यों कन्वेंशन ऐसा है, ऐसा इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे लाइट की प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को भी लेके चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या बोलती है, अगर लाइट को मैं यहाँ से उल्टा मार दूं तो वो सेम पाथ क्या करेगी, ट्रैवल करेगी। तो अभी मैं अगर I1 पे मार रहा हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है, तो जो मेरी लाइट निकल रही है वो ऐसे इतना डिविएट होकर निकल रही है। बट अगर मैं इसे I2 से इंसिडेंट करा दूं, उल्टा करा दूं, फिर भी मेरी लाइट क्या करेगी, सेम पाथ ही ट्रैवल करेगी, है ना। इसीलिए यहाँ पे I1 I2 और R1 R2 है। बट ये जो डिविएशन का फॉर्मूला, इसका ज्यादा कुछ काम नहीं है, मैंने सिर्फ दिखा दिया कि क्या पता आ जाए तो तुम पढ़ लो। ये R1 + R2 = A होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी को हमने और डिराइव करा, तो यहाँ पे R1 + R2 की जगह A लिख दो, डेल्टा क्या हो जाएगा, I1 + I2 - A, और यहाँ से क्या आ गया, A + डेल्टा = I1 + I2। I1 क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, I2 क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये फॉर्मूला तुम याद रख सकते हो, ठीक है, ये फॉर्मूला तुम याद रख सकते हो। अब आगे देख लेते हैं इसमें कि एंगल ऑफ डिविएशन डिपेंड किस किस चीजों पे करता है। अब देखो जो हमारा एंगल ऑफ डिविएशन होता है वो इन 4 चीजों पर डिपेंड करता है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है एंगल ऑफ इंसिडेंस I। इससे सवाल आ सकते हैं, है ना। देखो हमने क्या ऑब्जर्व करा कि जब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं, ऐसे हम बढ़ा रहे हैं, देखो यहाँ से इधर जाने में एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है, और ये क्या है, हमारे एंगल ऑफ डिविएशन की लाइन है। अब देखो जैसे जैसे हम यहाँ से ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, डिविएशन एंगल कम होता जा रहा है, फिर एक पॉइंट पे मिनिमम डिविएशन आ रहा है। फिर जैसे ही हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस हम बढ़ा रहे हैं, हमारा डेविएशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो पहले तो कम होता है, एक मिनिमम वैल्यू पे आता है, फिर बढ़ता है। इस मिनिमम वैल्यू को हमें निकालना जरूरी है, ये पूछा जाता है। तो पहले डिक्रीज होता है तो इंक्रीज होता है, तो मैं तुम्हें बता दिया। जो मिनिमम डेविएशन होता है उसका फॉर्मूला क्या है, 2I - A, 2I - A, है ना। अब तुम इसमें बोलोगे I1 I2 तो दे नहीं रखा, I ही है। तो जो मिनिमम डेविएशन का केस होता है उसमें जो रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड प्रिज्म होती है, दैट इज पैरेलल टू बेस, यानी ऐसे आई, ऐसे पैरेलल रे और ऐसे निकल गई। और उसमें जो हमारा ये इंसिडेंट एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और जो हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस है I2, I1 और I2 दोनों बराबर होते हैं मिनिमम डिविएशन के केस में। इसीलिए मिनिमम डिविएशन के फॉर्मूले में क्या है, 2I - A, है ना। I1 + I2 - A होता है वैसे डिविएशन, बट मिनिमम डिविएशन के केस में I1 I2 बराबर है, तो क्या फॉर्मूला हो गया, 2I - A। दूसरी क्या चीज पर डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ना रिफ्रैक्शन हो रहा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो दूसरी चीज वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। अब हमने क्या ऑब्जर्व करा, जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है
वैसे वैसे हमारा एंगल ऑफ डिविएशन भी बढ़ रहा है। तो एंगल ऑफ डिविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, है ना। दूसरा एंगल ऑफ प्रिज्म, हमने ये भी ऑब्जर्व करा कि एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ाएंगे तो हमारा एंगल ऑफ डिविएशन बढ़ेगा, है ना। तो एंगल ऑफ डिविएशन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। अब चौथा पॉइंट आ गया कलर और वेवलेंथ, कलर या वेवलेंथ। अब देखो हमें पता है कि कलर के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे चेंज करता है, तो उसी हिसाब से हम ये चीज इसके साथ कंपेयर करके बता सकते हैं कि हमारा वेवलेंथ कैसे चेंज करेगा, सॉरी वेवलेंथ नहीं, डिविएशन कैसे चेंज करेगा। देखो वॉयलेट से रेड में जाने में हमारा क्या हो रहा है, वेवलेंथ बढ़ रहा है, वेवलेंथ बढ़ रहा है तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है इधर जाने में तो डिविएशन भी कम होगा, तो वॉयलेट ज्यादा डिविएट करेगी और रेड कम करेगी। जो हमारे 7 कलर होते हैं रेनबो के, उसमें सबसे ज्यादा डिविएट करता है वॉयलेट और सबसे कम करता है रेड, है ना। सो जो डिविएशन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, है ना। इतना ही थ्योरी बहुत है इस प्रिज्म की। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब तो देखो बोर्ड में इस साल तो इसका कोई क्वेश्चन आया नहीं था क्योंकि बहुत आसान सा टॉपिक है ये क्वेश्चन है सेलिना का पुराना, है ना, बुक के पीछे तुम्हारा दे रखा हो क्वेश्चन में। इसमें क्या है, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट 45 डिग्री सफर्स मिनिमम डेविएशन, मतलब 45 डिग्री पे जब हम इंसिडेंट कर रहे हैं रे को, लाइट को, तो वो मिनिमम डेविएशन सफर कर रही है। एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है 60 डिग्री, हमें डेल्टा मिन निकालना है कि मिनिमम डेविएशन वो डेविएशन हुआ कितना होगा। तो हमें पता है डेल्टा मिन बराबर 2i माइनस ए होता है। अब i की वैल्यू डालो, a की वैल्यू डालो, तो 2 इंटू 48 है ये, सॉरी 45 नहीं 48, 48 माइनस ए, है ना, कितना आ गया 96 माइनस ए की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, 96 माइनस 60 डिग्री कितना बचा ये 36 डिग्री। तो कितना डिविएट करिए हमारी लाइट, 36 डिग्री इज द डिविएशन ऑफ आवर लाइट। चलो अब ये तो आसान सा टॉपिक था, अब थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं आगे जिससे क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे खासे आते हैं। चलो अब पढ़ते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होगी और किसी मीडियम के अंदर ही ट्रैप हो रही होगी। इसे ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे 2 क्वेश्चन, 6 नंबर के क्वेश्चन तो मैं तुम्हें अभी दिखा दूंगा 2025 के, है ना, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। चलो तो इस केस में क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, लाइट एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही होती है ना। रेयर मीडियम में हम अपनी एयर ले लेते हैं और डेंसर में अपना ग्लास ले लेते हैं, ठीक है, ग्लास ले लिया। अब देखो जब भी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में आती है, कुछ ऐसे आ रही है हमारी लाइट, तो वो क्या करती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर बेंड करती है ना। अब अगर मैं अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है उसे और बढ़ाऊं, कुछ ऐसे कर दूं तो मेरी लाइट और बेंड हो जाएगी, ऐसे चली जाएगी, है ना। अब अगर मैं इसे और बढ़ाऊं, और बढ़ा ही देते हैं यार, बढ़ा नहीं अभी ये, है ना, और बढ़ाया तो मेरी लाइट कुछ ऐसे निकलने शुरू हो जाएगी, क्या, सरफेस के पैरेलल। इसको हम बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस, मतलब जब लाइट हमारी बिल्कुल सरफेस को छूती भी निकल रही है ना, बिल्कुल पैरेलल। इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है हमारा 90 डिग्री, है ना, तो इसको हम बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस। अब अगर मैं इस एंगल से भी ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दूं, कुछ ऐसे दे दूं, तो अब मेरी लाइट बाहर आने का तो रास्ता ही नहीं बचा, रास्ता यहाँ तक था, है ना, रास्ता कितना था, यही तक था। अब मेरी लाइट बेंड होके इधर से बेंड होके यहाँ तक पहुंच गई। अब मैं अगर इससे भी और इधर कर दूंगा तो मेरी लाइट तो अंदर ही आएगी ना वापस, है ना। तो लाइट क्या करती है, अंदर आ जाती है। इसी को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। अब देखो इसमें रिफ्लेक्शन हो गया तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ही लगेंगे, है ना। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे होगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा R इक्वल्स टू I। और जो हमारा ये केस है जिसमें हमारा ग्रेजिंग इमरजेंस हो रहा है, ये हमारा क्रिटिकल केस होता है, मतलब आर या पार की सिचुएशन। यहां से अगर कम हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस तो लाइट ऊपर, अगर ज्यादा हो गया तो भाई तुम उसी दुनिया में फंस के रह जाओगे, लाइट कभी बाहर नहीं आ पाएगी, है ना। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इस केस में, इसी को हम बोलते हैं C, दैट इज अवर क्रिटिकल एंगल। ये क्रिटिकल एंगल हमें निकालना होता है, इसी से हमें पता चलेगा ना क्योंकि कि हमारी लाइट जब ट्रैवल कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा। तो चलो इसको निकालते हैं क्रिटिकल एंगल को। देखो हमें स्नेल्स लॉ पता है, क्या है, sin I बाई sin R इक्वल टू म्यू आर आई। इसमें रिफ्रैक्टिंग मीडियम कौन सा है, एयर, तो म्यू ए और जी, है ना। अब हमें पता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा 90 डिग्री है, तो यहाँ पे sin 90 कर दो। sin 90 हमारा क्या होता है 1, तो यहाँ से आ गया कि sin I बराबर म्यू ए जी, है ना। बट अगर
अगर हम इसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में लिखे तो देखो हमें पता है कि म्यू ए जी इंटू म्यू जी ए हमारा 1 के बराबर होता है ना, बताया था। म्यू टू 1 इंटू म्यू 1 2 क्या होता है 1, वही सेम केस यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अगर मैं म्यू ए जी को म्यू जी ए के टर्म्स में लिख सकूं तो देखते हैं म्यू ए जी कितना हो गया 1 अपॉन म्यू जी ए। अब देखो म्यू जी ए क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, यही हमारा क्या होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ से इसको हटा दो, ठीक है। अब हम म्यू ए जी को क्या लिख सकते हैं हमारा 1 अपॉन म्यू जी, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा फॉर्मूला साइन आई बराबर 1 अपॉन म्यू जी। मतलब जब हमारी लाइट किसी डेंसर मीडियम से किसी रेयर मीडियम जैसे हवा में जा रही होगी है ना, किसी डेंसर मीडियम से जो हवा में जा रही है, तो हमारा जो क्रिटिकल एंगल होगा साइन सी, आई की जगह सी लिख लो, क्रिटिकल एंगल है साइन सी, वो होगा 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट डेंसर मीडियम। चलो ये बात तो हो गई हमारे किसकी, सिंपल रिफ्रैक्शन की है ना। बट प्रिज्म के अंदर भी तो रिफ्रैक्शन हो सकता है, प्रिज्म के अंदर भी तो लाइट ग्लास से एयर में आती है ना। जब सेकंड रिफ्रैक्शन होता है लाइट ग्लास से एयर में आ रही होती है, वहां भी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है। चलो देखते हैं वहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता कैसे है। अब देखो आइसोसेलेस राइट एंगल्ड प्रिज्म, मतलब दो एंगल सेम, एक एंगल 90 डिग्री है ना, ये एंगल 90 डिग्री, बाकी दो 45 इसमें हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम दो चीजें कर सकते हैं। पहली तो क्या, हम बेंड कर दे लाइट को बाय 90 डिग्री, और दूसरी हम बेंड कर दे 180 डिग्री। अब 90 डिग्री हमें बेंड करना है तो हम किसी भी उसके क्या बोलते हैं बेस से करवा दें हमारा क्या रिफ्रैक्शन है ना। बेस से हम इंसिडेंट रे बेस पे मारे और हमारी लाइट जो रिफ्रैक्ट होके आएगी वो 90 डिग्री से बेंड होके आएगी। अब अगर हम इसमें बात करें क्या बोलते हैं, जब हमें 180 डिग्री का रिफ्रैक्शन चाहिए तो हम हाइपोटेनियस के थ्रू रिफ्रैक्शन कराते हैं। हाइपोटेनियस पे इंसिडेंट कराए, बेंड हुई, वापस कितनी हो गई यहाँ पे बेंडिंग बाय 180 डिग्री। देखो ये सब के रे डायग्राम से तुम्हें याद रखना है बस, बाकी ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं तुम्हें बताऊंगा, बस तुम रे डायग्राम ध्यान रखो ये तो। अब एक और रे डायग्राम है वो मैं तुम्हें भी बताता हूँ। अब देखो इक्विलेटरल प्रिज्म में हमारे दो तरीके से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है। एक तो हम यहाँ से मारे और इस वाले दूसरा जो अपोजिट उसका रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है उस पर डायरेक्ट लाइट मारते हैं ना। अब यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री, तो जो हमारी लाइट बेंड हुई वो कितनी हो गई, देखो ऐसे लाइट हमारी कुछ जा रही थी, इतना बेंड हो गई। ये टोटल क्या है 180 डिग्री। 180 डिग्री में से हम 120 माइनस कर दें, क्योंकि 60 120 माइनस करा तो शिफ्ट कितना आ गया 60 डिग्री। 60 डिग्री की बेंडिंग हमारा क्या करता है इक्विलेटरल प्रिज्म। इक्विलेटरल प्रिज्म क्या करता है 60 डिग्री की बेंडिंग करता है। इस केस में भी क्या हो रहा है, लाइट यहाँ पे ऐसे जा रही थी अब ऐसे बेंड हो गई, यहाँ पे भी 60 डिग्री की बेंडिंग हुई। तो इक्विलेटरल प्रिज्म क्या करता है हमारी 60 डिग्री की बेंडिंग करता है। अब हमें एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखने की, क्रिटिकल एंगल किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। क्रिटिकल एंगल डिपेंड्स ऑन पहला तो हमारा क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा टेम्परेचर और तीसरा वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। इन तीनों चीजों पे हमारा क्रिटिकल एंगल डिपेंड करता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है, इसलिए क्रिटिकल एंगल भी इन दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। तो चलो आप सीधे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस है। मुझे पता है जो TIRN प्रिज्म है वो तुम्हारा थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि यार इसके ज्यादा चीजें है नहीं, बस थोड़े थोड़े हमें रे डायग्राम्स ही याद रखने हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा 2025 में आया था 3 मार्क्स का। देखो कितना आसान क्वेश्चन है ना। जो तुम अभी TIRN प्रिज्म देख रहे थे डायग्राम वायग्राम, वो कुछ पूछा नहीं पूछा, क्या पूछा ये पूछा है ना। क्या पूछ रहा है ये, इन तीनों रेज में से कौन सी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन सफर करेगी। क्रिटिकल एंगल दे रखा है 42 डिग्री है, चलो देख लेते हैं कौन सी सफर करेगी। देखो यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, नॉर्मल इंसिडेंस में हमारी रे अनडिविएटेड निकल जाती है, तो ये तो सीधे निकल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली हमारी इस सरफेस पे पड़ेगी और ये वाली हमारी इस सरफेस पे पड़ेगी। अब हमें देखना है इन तीनों रेज में से किसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है एट दिस एंड दिस सरफेस 42 से ज्यादा है। अगर 42 से ज्यादा होगा तो TIR करेगी, वरना नहीं करेगी। बनाओ नॉर्मल, यहाँ पे ये बन गया मेरा नॉर्मल इंसान, ये भी मेरा नॉर्मल बन गया, ये मेरा नॉर्मल बन गया, ठीक है। हमें कौन कौन सा एंगल देखना है, एक तो ये वाला, एक हमें ये वाला देखना है, एक हमें ये वाला एंगल देखना है ना। चलो देखते हैं, ये 90 है तो ये 90 होगा, ठीक है। अब ये भी अगर 90 है, ये 90 60, ये बचा 30 है ना, 30 डिग्री। अब ये दोनों 90 डिग्री है ना, नॉर्मल है ये, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो टोटल 90 में से 30 क्या 60। अरे ये तो सिंपली पहले तुक्के में आ गया कि जे करेगा है ना, पर हम औरों को भी चेक कर लेते हैं, क्या पता कोई और भी कर रही हो। आएगा देखो, आई ऐसे आई, ये एंगल निकालना है, इसे बढ़ा लो तुम ऊपर है ना।
ये दो रेस क्या है, पैरेलल, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या 60 डिग्री बनेगा। अल्टरनेट एंगल बोलते हैं इसे, मैथ्स तुम्हारी एंगल मैथ्स पढ़ी है ना, वही सब चल रहा है इसमें। तो ये 90 है, ये भी 90 होगा वर्टिकली अपोजिट। ये तो हमारा 30 डिग्री हुआ यार, 42 तो हुआ नहीं, ये 30 डिग्री है हमारा बस, है ना। पहले वाला समझ में आ गया, 60 डिग्री हुआ तो बस वहां पे आंसर टिक कर देना है तुमने, बार बार चेक नहीं करना, मैं तो सिर्फ संतुष्टि के लिए समझा रहा हूँ, है ना। अब इसमें देखते हैं, ये 30, ये 90, ये 60, ये कितना बचा 30। तो सिर्फ हमारी जे वाली रे ही क्या कर रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर रही है। अब हमें इस जे वाली रे का पूरा डायग्राम बनाना है, पाथ। ये भी हमारे क्वेश्चन में ही था, चलो बना देते हैं यार इसको भी, क्या सी बड़ी बात है। ऐसे आइए, ठीक है, ये 60 डिग्री था, ये हमारा 30 डिग्री था, ये हमारा 90 डिग्री था, है ना। यहाँ पे इसने TIR करा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री, है ना। तो ये 60 डिग्री में ऐसे निकलेगी, ये भी 60 डिग्री। अब हमें देखना है ये एंगल कितना है, ये 90, ये 90 है, ठीक है, ये 60 है, ये कितना हो जाएगा, कितना होगा 30। तो यहाँ पे तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है, यहाँ पे TIR नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, सिंपल रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। लाइट ऐसे जा रही थी, ये नॉर्मल है, डेंसर टू रेयरर, बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे हमारी लाइट निकल जाएगी। ये इस लाइट का पूरा पाथ हो गया, सिंपल। ऐसे क्वेश्चन आता है यार, है ना। अब 2025 में एक और क्वेश्चन आया था, वो मैं कमेंट्स पे भेज दूंगा, उसका आंसर तुम मुझे बताओगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना, कहाँ कहाँ हम रिफ्रैक्शन यूज करते हैं, या पहले एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, जो हमारी डेली लाइफ में काम आता है, दैट इज OFC, ऑप्टिकल फाइबर केबल। कौन सी फाइबर केबल, जो हमारे घर में एयरटेल फाइबर या जियो फाइबर लगा हुआ है ना, उसकी जो तार होती है, उसमें हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज होता है। अब कैसे यूज होता है, देखो, तार होती है, उसमें क्लैडिंग करी हुई होती है, अंदर हम क्या करते हैं, लाइट फेंकते हैं अंदर, है ना। एक मीडियम रहता है ना, पन्नी सी झिल्ली सी लगी रहती है उसमें तार के अंदर, जो हमारा TIR कराती है। तो हमारी लाइट अंदर गई, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे हमने लाइट मारी, TIR हुआ, इधर गए, इधर हुआ, ऐसे करके हमारा जो डाटा होता है वो ट्रैवल करता है। और इस केस में देखो डाटा कितना तेज ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, है ना, क्योंकि अंदर लाइट ही तो चल रही है। तो OFC में हमारा जो डाटा होता है, दैट ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, इसीलिए हम उसका इतना यूज करते हैं, क्योंकि बहुत फास्ट है वो। अब आगे क्या पढ़ना है हमें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वर्सेस रिफ्लेक्शन नॉर्मल वाला। देखो कारण इसके, कारण बोल रहा, दो मेजर डिफरेंस है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सिर्फ तभी ऑकर करता है जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही हो, जब लाइट डेंसर से रेयर जा रही हो। बट रिफ्लेक्शन हमारा हमेशा हो जाता है, कभी भी हो जाएगा, है ना। दूसरा मेजर जो रीजन है या जो डिफरेंस है इसका, वो क्या है कि एंटायर लाइट रिफ्लेक्टेड, TIR में हमारी पूरी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, बट हमारे नॉर्मल रिफ्लेक्शन में एक पोर्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होती है, कुछ रिफ्रैक्ट भी करती है, कुछ एब्जॉर्ब भी होती है। तो इसीलिए जो हमारा TIR होता है वो ज्यादा एफिशिएंट होता है, क्योंकि उसमें पूरी एनर्जी लाइट की जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, थोड़ी भी एनर्जी लॉस नहीं होती है। तो इतना TIR के लिए बहुत है ना, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। अब हम पढ़ते हैं थोड़ी एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। चलो अब पढ़ते हैं रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। देखो हमने ये चीज ऑब्जर्व करी हुई होगी सबने, कि जब हम पानी के बाहर से पानी के अंदर देखते हैं तो हमें जो डेप्थ है वो कम लगती है ना, तभी तो हम सीधे कूद जाते हैं। और जब हम पानी में कूदते हैं तो डेप्थ ज्यादा होती है ये क्या हो गया। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारी आंखें हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज तब बनाती है जब उस पर उनकी लाइट रेस पड़ रही होती है, और इमेज वहां पे बनती है जहां से वो लाइट रेज आ रही होती है। बट यहाँ क्या हो रहा है, पानी के अंदर है हमारा ऑब्जेक्ट, तो जब पानी से हवा में कोई लाइट रे आएगी तो वो रिफ्रैक्शन तो करेगी, है ना, अपने पाथ से डिविएट होगी। जब अपने पाथ से डिविएट होगी तो वो हमें क्या लगेगा कि लाइट रेस किसी और पॉइंट से आ रही है। देखो इस केस में मछली हमारी यहाँ पे है, जल की रानी, इससे लाइट रेस एक तो चलो नॉर्मल आ रही है ना, नॉर्मल के थ्रू बिना डिविएटेड आ रही है ना। कोई भी इमेज बनने के लिए हमारे पास दो रेस की जरूरत होती है। दूसरी रेस देखो ये ऐसे आ रही है ना, आ तो ये ऐसे रही थी, है ना, सीधी आ रही थी, बट क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ तो ये कुछ ऐसे चले गई। अब हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी, जहां पे ये दोनों रेस मिलेंगी, एक रे ये वाली और एक रे ये वाली, क्योंकि ये दो रेस ही पानी के बाहर आ रही है ना। जो ये डॉटेड लाइन है ये तो बस लाइट का पाथ था कि यहाँ जा रही थी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये रे कहाँ पे मिल रही है, देखो यहाँ पे, जहां पे ये रे मिल रही है वहां पे हमें इमेज मिलेगी। और इमेज देखो क्या हो रही है, ऊपर आई हुई मिल रही है। जितनी ऊपर इमेज आती है इसी को हम बोलते हैं शिफ्ट, है ना। और ये हमारी जो रियल डेप्थ है शिफ्ट की, फिश की, वो
और जितनी ऊपर हमें आई हुई दिखी दैट इज अवर अपेरेंट डेप्थ। सॉरी, अब अपेरेंट डेप्थ होती कितनी है? अपेरेंट डेप्थ इज रियल डेप्थ अपॉन म्यू एम ए। म्यू एम क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, डेंसर मीडियम, और ए क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, क्योंकि हम हवा से देख रहे हैं। अगर हम कहीं और से देखेंगे तो यहाँ पे एयर की जगह कुछ और आ जाएगा, ठीक है। इसको हम म्यू डी आर से और जनरलाइज कर सकते हैं कि जो म्यू डी मतलब डेंसर मीडियम और आर मतलब रेयर मीडियम, तो म्यू डी आर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। अब हम शिफ्ट निकालें कि कितनी शिफ्ट हुई, वो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? रियल डेप्थ मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। ये दो फॉर्मूला है, याद रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अभी तक मैंने तुम्हें किसी फॉर्मूले के लिए ज्यादा ऐसा बोला नहीं, बट दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूले से सवाल आएगा। अब बात कर लेते हैं शिफ्ट डिपेंड किन किन चीजों पे करेगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज्यादा शिफ्ट। थिकनेस पे, जितनी ज्यादा थिकनेस या जितनी ज्यादा ये डेप्थ, रियल डेप्थ, उतनी ज्यादा शिफ्ट। और वेवलेंथ के साथ कैसे डिपेंड कर रही है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना ज्यादा वेवलेंथ उतनी कम शिफ्ट, जितना कम वेवलेंथ उतनी ज्यादा शिफ्ट, है ना। तो चलो, ये है रियल एंड अपेरेंट डेप्थ एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक। फाइनली चैप्टर खत्म हो गया, है ना। एक लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं और फिर छुट्टी। देखो 2025 का एक और क्वेश्चन, 2025 में ही सिर्फ इससे 14-15 नंबर के क्वेश्चन आए हैं, है ना। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्या दे रखा है कि एक ग्लास ब्लॉक है, उसके अंदर एयर बबल ट्रैप्ड है, उसकी अपेरेंट डेप्थ हमें 4 सेंटीमीटर दिख रही है। हमें क्या निकालना है? रियल डेप्थ। हमें क्या निकालनी है? रियल डेप्थ। तो हमें पता है कि जो हमारी अपेरेंट डेप्थ होती है दैट इज रियल डेप्थ अपॉन म्यू डी ए। अब इस केस में डेंसर मीडियम हमारा ग्लास है और रेयर मीडियम हमारा क्या है? एयर, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर हम निकालेंगे तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही हो जाएगा। तो यहाँ सीधे म्यू जी आ जाएगा, है ना। और हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? रियल डेप्थ कितनी? अपेरेंट डेप्थ इनटू म्यू जी। अपेरेंट डेप्थ कितनी है हमारी? 4 सेंटीमीटर, और हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, 3/2 लिख दिया। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। बढ़िया आंसर आ गया, है ना। इतना सिंपल आंसर, इतना सिंपल क्वेश्चन, 3 नंबर का, है ना। इसका सेकंड पार्ट भी था और थर्ड पार्ट भी था, ठीक है। ये 1 नंबर का करा तुमने भी, 1 नंबर मिल जाएगा इतना करते हुए। तो दूसरा क्या पूछ रहा है? फॉर विच कलर ब्लू और येलो अपेरेंट डेप्थ विल बी मोर। देखो अपेरेंट डेप्थ मोर मतलब हमारा बबल क्या नीचे दिखना चाहिए, है ना। हमारा बबल क्या करना चाहिए? नीचे दिखना चाहिए, नीचे दिखना चाहिए। तो अगर हमारी शिफ्ट हम बढ़ाएंगे अगर, तो हमारे अपेरेंट डेप्थ तो कम होती रहेगी ना, है ना। जितना ऊपर जाएगा उतना कम दिखेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि शिफ्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अपेरेंट डेप्थ। और हमें ये बताना है कि अपेरेंट डेप्थ ज्यादा किसकी होगी, कौन ज्यादा हमें गहरा दिखाई देगा। जो कम शिफ्ट करेगा वो हमें ज्यादा गहरा दिखाई देगा। तो हमें ब्लू या येलो में से ये देखना है कि शिफ्ट किसकी कम है, शिफ्ट किसकी कम है। हमें ये पता है कि शिफ्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। और जब हम शिफ्ट करते हैं यहाँ से ब्लू से येलो में, देखो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जब हम इधर जाते हैं तो हमारा वेवलेंथ बढ़ता है। वेवलेंथ किसका ज्यादा है? वेवलेंथ येलो का ज्यादा है। अब अगर येलो का वेवलेंथ ज्यादा है तो इसका मतलब येलो की शिफ्ट कम होगी। येलो की शिफ्ट कम होगी, इसका मतलब अपेरेंट डेप्थ येलो की ज्यादा होगी। तो हमारा आंसर है इसका येलो विल हैव मोर अपेरेंट डेप्थ। तीसरा पार्ट है इसका, ग्लास अगर हम अपसाइड डाउन टर्न कर दे तो हमारा अपेरेंट डेप्थ चेंज होगी, है ना। अपेरेंट डेप्थ नहीं चेंज होगी, लिखा हुआ है इसमें। ग्लास हम अपसाइड डाउन कर दे तो हमारी अपेरेंट डेप्थ चेंज नहीं होगी। बताना है ट्रू है या फॉल्स, इतना तुम खुद बताओगे मुझे कमेंट में ट्रू फॉल्स का आंसर। तब तक के लिए रिवीजन करो इस चैप्टर का, इसका आंसर बताओ। ऑल द बेस्ट फॉर योर वेरी फ्यूचर।